किस तरह देखते हैं, क्योंकि उसमें प्रस्ताव भी रखा जाएगा लोकसभा की सीटें 850 करने का बढ़ाकर, तो किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है और ये यूपीए सरकार के वक्त में सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह के वक्त में शुरू हुआ और उस वक्त में राज्यसभा में ये पास भी हो गया था। तो शुरुआती पहल जो हमारी है, तो हमारी पार्टी ज़्यादा खुश कौन होगा महिला आरक्षण को लेकर के। ये काम बड़ी खूबसूरती से हो सकता है या हो सकता था, पर जिस प्रकार ये एनडीए गवर्नमेंट और विशेष बीजेपी और मोदी जी जिस प्रकार से ये अप्रोच आगे बढ़ा रहे हैं कि जब 2023 में कानून पास करवाया तब तो कहा कि नहीं, ये पहले हम लोग 34 से लागू करेंगे महिलाओं का, पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी 21 वाली डी हो गई है, उसके बाद में हम लोग परिसीमन करेंगे, तब लागू करेंगे। तो अचानक इनको क्या हो गया कि अचानक ही वापस ला रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं अमेंडमेंट करने का। उसी जो 2023 में कानून बन चुका है, उस वक्त सभी पार्टियों ने साथ दिया था, मतलब पूरे पक्ष विपक्ष ने मिलकर कानून पास किया। उसको पक्ष विपक्ष मिलकर पास किया, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। और जब पक्ष विपक्ष ने मिलकर पास किया, अब जो ला रहे हैं उस पर फिर पक्ष के साथ विपक्ष की भी सहमति होनी चाहिए थी। जो कानून पास कर चुके हैं विपक्ष के सहयोग से, तो क्या उसमें अमेंडमेंट करना है? तो आवश्यक नहीं था क्या कि भाई आप विपक्ष को भी आप साथ लो, उनकी राय लो और समिति बनाओ, सहमति बनाओ, और पिछली बार जो पास हुआ था उसी स्टाइल से सबको मिला के पास करवाओ। ये तो होती ईमानदारी की नीयत होती इनकी, बीजेपी की और एनडीए गवर्नमेंट की। पर इनके दिल में पता नहीं क्या षड्यंत्र है, किस प्रकार ये राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। चुनाव चल रहे हैं बंगाल में और तमिलनाडु में, और बीच में आप इसको लोकसभा या अधिवेशन बुला लिया संसद का। कहा तो क्या भाई, आप 10-15 रुक सकते थे, चुनाव के बाद में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, सबसे बात करते, और जो बिल पास हुआ है सबकी सहमति से, सबकी भागीदारी होती, वो नहीं करेंगे। जानबूझ करके ये अगर पास नहीं हो पाया तो ब्लेम करेंगे विपक्ष को, उसकी तैयारी एडवांस में कर ली लोगों ने, और पास हो जाएगा तो हम हवाई ले लेंगे। ये हर चीज़ में राजनीति करना उचित नहीं है। ये महिलाओं का मामला है, ये हमारा मुद्दा था, ये राजीव गांधी का मुद्दा था जिसमें आरक्षण दिया महिलाओं को पहली बार पंचायत राज में और इस निकाय के अंदर। तो असली मुद्दा तो कांग्रेस का है, शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी, और इसको हम आगे बढ़ाने पर ध्यान लिया है कि आज एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी को झुकना पड़ा, जो महिला विरोधी कहलाती थी पहले जनसंघ के वक्त से ही। अब इनको भी महिलाओं की पैरवी करनी पड़ रही है, और महिलाओं को लेके बड़ी बड़ी बातें मोदी जी भी कर रहे हैं। सर आपने अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि बिना सेंसस के 2011 का सेंसस जो है उसी को आधार बना के अपन आगे बढ़ जाते हैं, परिसीमन कर लेते हैं, और उसी को आधार बना करके महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं। अब जो दक्षिण में आवाज़ उठ रही है वो बहुत खतरनाक आवाज़ है। वो मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इसको आप बहुत सीरियस लें, ये मामूली अमेंडमेंट नहीं है। अगर दक्षिण के राज्यों को हमने साथ नहीं रखा तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आज मैंने पढ़ा स्टेटमेंट है उनका, आज मैंने पढ़ा उनका मिस्टर स्टालिन का स्टेटमेंट पढ़ा मैंने कि ध्यान रखना ये नेताओं को 1950 के अंदर और 60 में जो आंदोलन हुए थे दक्षिण में और तमिलनाडु में, उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट आज आया है मान लो, उसके बहुत बड़े मायने हैं, हमें समझना चाहिए। दक्षिण को या पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को, सबको साथ लो,
तमाम विपक्ष साथ लो और उसके बाद में ये कानून पास हो, तब खूबसूरती रहेगी, खूबसूरती रहेगी। और ये मैं समझता हूँ कि तरीका ही होना चाहिए। सर आपने चूंकि राजस्थान की बात की जाए तो चाहे पंचायत राज चुनाव हो, उसको लेकर जो देरी हो रही है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपने लगातार ये मामला उठाया। सरकार के तरफ से जुड़े जो मंत्री है, जो पक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि ओबीसी आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी देते, उसके बाद ये चुनाव हो पाएंगे। अगर ओबीसी की रिपोर्ट इतनी इनको जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो उनको पाबंद क्यों नहीं किया कमीशन को कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, कानूनी बाध्यता है। क्या ओबीसी कमीशन की चेयरमैन को नहीं मालूम था क्या कि संविधान के अंतर्गत चुनाव होने जरूरी है? उसी ढंग से पहले वो रिपोर्ट पेश करते। पर इनकी नीयत खुद की खोट है, क्योंकि सफाई हो रहता भी इनका नगर निकाय में, पंचायतों में इतनी हालत खराब है सरकार की, जब से बनी कोई काम हो नहीं पा रहा है, बैड गवर्नेंस है, हाहाकार मचा हुआ है, स्कीम हमारी बंद हो रही है। उसे घबरा करके लोग चुनाव को टालने के लिए सब तजवीज़ कर रहे हैं। हाई कोर्ट दे चुका था आज की तारीख 15 अप्रैल तक चुनाव करवाओ, और वो भी चली गई। सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिली नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में चुनाव टाइम पे हो। हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा था। हमारे वक्त में स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, तो हमने भी अप्रोच करी भी कैसे चुनाव करवाएं, हम लोग पोस्टपोन करना चाहते हैं। 2-2 कहा गया आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, चुनाव टाइम पे करवाने पड़ेंगे। हमने तजवीज़ करके सबको साथ लेके हमने चुनाव करवाए। उस वक्त हम चुनाव जीते भी थे। तो ये इनको इतना भय क्यों है? आज आप बहाना करें ओबीसी का, कल और नया बहाना कर देंगे लोग। तो ये बहुत गलत है। डबल इंजन की सरकार है तो इनको कौन क्या कह सकता है। कल मैंने कहा था राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा इंटेंशन वही था कि ये सरकार तो डिसॉल्व करने लायक है। अगर आपने संविधान की अवहेलना की है तो अब तो बैकग्राउंड क्या है संविधान का, तो आपको अधिकार क्या है सत्ता में रहने का। अगर आज विपक्ष की सरकार वहाँ होती और राज्य में दूसरी बड़ी सरकार होती, ये स्थिति बनती तो हो सकता है इसको बर्खास्त करने नौबत आ जाए। ऐसा केस मैं मानता हूँ इसको। ये कुछ मामूली बात नहीं है। अगर आप आज संविधान में इस प्रकार के प्रावधान का आप कर रहे हो, उसको अतिक्रमण कर रहे हो, कल और कोई मामला आएगा संविधान का, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, हौसला बढ़ जाएगी। ये कैसे छूट दी जा सकती है? पर करे कौन? रिजॉल्व तो कर सकती है भारत सरकार, रिकमेंड कर सकते हैं राज्यपाल महोदय, जो करेंगे नहीं। उन्हीं की पार्टी के कैडर का आदमी, आरएसएस के, वो दिल्ली में वो लोग बैठे आरएसएस के और बीजेपी के, और बिना रिकमेंडेशन के राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकती है। वरना तो सरकार बर्खास्त होने लायक है। इसको बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग तो ये है प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर पंचायत चुनाव नहीं करवाए हैं, लाखों हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, आज वहाँ सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ है, इतना निकाय को अंदर वो बैठे हुए हैं अधिकारी, और पब्लिक को राहत मिल नहीं रही है। तो इससे बड़ा क्या गुनाह ये कर सकती है सरकार की आप चुनाव नहीं करवा पाए। इन्होंने बहाना कर रहे हो आप ओबीसी का।